हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 5 सिद्धांत दिए हैं। तो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जो यूएनएससी की मीटिंग चल रही थी, उसमें चीन और अमेरिका में भिड़ंत हो गई, ज़बरदस्त जुबानी जंग हुई। तो क्या है मामला, किस मुद्दे पर हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो किस दर्रे पर किया है, दर्रे का नाम जानना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है, कौन है। किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है। तो इस तरह के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले बता दूं कि कल यानी 11 अगस्त का जो वीडियो होगा करंट अफेयर्स, वो टोटल ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक है उस पर आधारित होगा। उसी को लेकर करीब 30 क्वेश्चन बनाए गए हैं जो तमाम एग्जामिनेशन में आपके काम आ सकते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ओलंपिक को लेकर, जो अचीवमेंट रहे हैं और अभी जो किए हैं उन सब पे स्पेशल वीडियो होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कौन से 5 सिद्धांत दिए हैं। आंसर होगा इसका। पहला है समुद्री कारोबार की रुकावट खत्म करें, नाविकों के अधिकार का सम्मान करें। दूसरा है सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी जो आतंकवादी हैं उसकी चुनौतियों से को डट के लड़ें, सब लोग मिलकर लड़ें। समुद्री पर्यावरण और रिसोर्स को संजोकर रखना होगा भविष्य के लिए। और आखिरी है जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन दें, इसके लिए ग्लोबल नॉर्म्स बनाए जाए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी है, तो उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की और पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिए अगस्त 2021 के लिए यानी 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता इंडिया को मिली है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ आपको। तो इससे पहले हालांकि भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अध्यक्षता नहीं की, बल्कि डिप्लोमेट भेज दिए जाते थे। ओके, हाँ, एक बार 1992 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिंह राव जो हैं वो सुरक्षा परिषद की मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं की थी। तो क्या हुआ इस मीटिंग में और किस मुद्दे पर ये मीटिंग थी, क्या होना था। तो देखिए 9 अगस्त को ये मीटिंग हुई यूएनएससी की यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, और उसमें समुद्री सुरक्षा को लेकर वर्चुअल ओपन डिबेट हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के नेता जुड़े हुए थे और इस मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशन सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठन के लोग शामिल थे। हाँ, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। और अध्यक्ष होने के नाते प्रोग्राम की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन से की। तो इसी दौरान 5 सिद्धांत दिए हैं ताकि समुद्री जो चुनौतियां हैं उससे निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये 5 सिद्धांत हैं। तो 5 सिद्धांत के बारे में मैंने बताया, उसका थोड़ा सा डिटेल और बता दूँ। इससे पहला सिद्धांत है हमें मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्री जो व्यापार है उसके बैरियर्स यानी जो भी रुकावटें हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, हटाना चाहिए। और सभी की समृद्धि जो है वो मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज़्यादा तमाम देशों का विकास होगा। तो फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। उनका ये कहना था, हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल बंदरगाह था वो समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि समुद्री व्यापार जो है इंडिया का हजारों साल पुराना इसका नाता है और इसको और आगे इंडिया बढ़ाना चाहता है और इसमें दुनिया को जो है एकजुट होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जो है वो है समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि आपसी भरोसे और विश्वास के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति, स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है कि प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स से जो पैदा हुई समुद्री चुनौतियां हैं उसको कैसे सामना किया जाए, मिलकर सामना किया जाए, इसके बारे में है। तो इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए
ये भारत ने कई कदम उठाए हैं, मोदी ने कहा, और उन्होंने कहा कि साइक्लोन, सुनामी, पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड जो समुद्री आपदाएं हैं उसमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर आ रहे हैं। मतलब तमाम जो आपदाएं आई हैं तो उसमें हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं उसका। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना जो है वो 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है और कई देशों को हाइड्रोग्राफी सर्वे, सपोर्ट, समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया गया है। चौथे सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया कि समुद्री पर्यावरण और रिसोर्स को संजो कर रखना है, और ये कहा उन्होंने कि समुद्र का जो क्लाइमेट है उसका सीधा असर होता है आम लोगों पर, इसलिए हमें समुद्री पर्यावरण को प्लास्टिक जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। ओवरऑल जो फिशिंग है और मरीन कोचिंग है उसके खिलाफ कदम उठाना हो, मतलब ओवर फिशिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो फिशिंग हो जाती है, जिससे चाइना बहुत बड़े बड़े जहाज़ ले जाता है और एक बार में ही बहुत सारे अगर 1000 नाविक एक महीने में जितनी मछलियाँ निकालेंगे उतना वो एक दिन में निकाल देते हैं। तो इस तरह की जो ओवर फिशिंग है वो बंद होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। पांचवा जो सिद्धांत है वो उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन देना होगा, और ये साफ है कि समुद्री कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में देशों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होगा, और इसके लिए उचित जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, उसको बनाने होंगे। ओके, तो ये सब 5 मूलभूत जो सिद्धांत थे उन्होंने बताए दिए, तमाम देश सुन रहे थे उनको। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में मुझे लगता है आप जानते होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख जो अंग हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है, और इसके काम दुनिया भर में शांति, सुरक्षा को बढ़ावा देना और देशों के बीच दोस्ताना संबंधों को प्रोत्साहित करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा परिषद जो है उसके कितने सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनके पास वीटो पावर होता है। मतलब कोई भी अगर प्रस्ताव है तो वीटो करते हैं तो वो पास नहीं होगा, एक ही व्यक्ति अगर करते तो। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से भारत भी 2 साल के लिए सदस्य बना है। तो 2-2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अभी तो अगस्त में एक बार अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, और अब दिसंबर 2022 में भी अध्यक्षता मिलेगी। अपने कार्यकाल में 2 बार इंडिया को मिलने जा रही है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बर्निंग है। क्वेश्चन होगा, भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में किन 2 देशों में जुबानी भिड़ंत हो गई जबरदस्त ढंग से? इसका आंसर बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उस पर बम्पर सेल आया हुआ है अमेजन की ओर से। 225 रुपये की जो बुक है वो मात्र 125 रुपये में अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजन का, वहाँ से आप देख सकते हैं। मात्र इंडिपेंडेंस डे तक की ही छूट उसमें आई है। PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीन और USA, अमेरिका। ओके, दरअसल हुआ ये 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्चुअल ओपन डिबेट हुई, और डिबेट का मुद्दा समुद्री सुरक्षा था। ओके, और जब समुद्री सुरक्षा की बात आएगी तो ऐसे में जो साउथ चाइना सी है, जिस पर चीन ज़बरदस्ती अधिकार करना दिखाता है, तो वहाँ की तो बात आनी है। तो देखिए, शुरुआत में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की जब डिबेट चल रहा था उस वक्त, लेकिन बाद में जो इंडिया के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने अध्यक्षता का काम ले लिया, क्योंकि इसमें क्या था, बाद के सेशन में उसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री और यूनाइटेड नेशंस के दूत अपना अपना बयान देना था उनको। तो इसी दौरान अमेरिका और चीन के बीच में भिड़ंत हो गई, और ये दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियाँ बनी हुई। विवाद किस बात पर हुआ? तो मैंने बताया, साउथ चाइना सी पर चीन के अवैध दावे को लेकर विवाद हुआ। अमेरिका ने क्या कहा इस मुद्दे पर? सबसे पहले अमेरिका ने कहा मीटिंग में, यानी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, ओके, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ पर उनको, तो उन्होंने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि चीन की वजह से समुद्र के जहाज़ों में खतरनाक मुठभेड़ हो रहे हैं, बहुत सारे चीन और दूसरे देश के जहाज़ आमने सामने आ रहे हैं।
चीन लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर मील क्षेत्र का जो साउथ चाइना सी है उसको सोवरेन टेरिटरी मानता है। साउथ चाइना सी का क्या मामला है, पूरा विवाद क्या है? देखिए, जो ब्लिंक कर रहा है हिस्सा वो है साउथ चाइना सी। ओके, तो वहाँ के पूरे इलाके पर चीन अपना दावा करता है, जबकि वहाँ पर आसपास बहुत सारे देश हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, ताइवान है, मलेशिया, ब्रुनेई। तो उनके जो समुद्री क्षेत्र हैं उस पर भी वो अधिकार करता है। आमतौर पर ये है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक जो तट हैं, समुद्री तट हैं, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। मतलब कि वहाँ पर उस देश का कानून चल सकता है। लेकिन चीन ये क्या कर रहा है कि उसके आसपास यानी साउथ चाइना सी में बहुत सारे कृत्रिम जो है द्वीप बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। तो उसकी वजह से उसका दावा है कि मेरा जो हिस्सा है वो काफ़ी दूर तक चला गया है, और ये कहता है कि सैकड़ों साल पहले ये सब हमारा ही इलाका था। ओके, तो ऐसे में जो दूसरे देश हैं उन सब के समुद्री संसाधन पर चीन कब्जा कर रहा है, दोहन कर रहा है, मछलियाँ पकड़ रहा है जहाज, और ऐसे में जो दूसरे देश हैं उनके जहाज के साथ टकराव की स्थिति आ जाती है। इस पूरे मुद्दे पर चीन ने क्या कहा? देखिए, चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि थे दाई बिंग, तो उन्होंने बैठक के आखिरी में ये कहा कि सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग है उसमें दक्षिण चीन सागर का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है, और ये टॉपिक नहीं है कि आप उठाएं। ओके, ये सब्जेक्ट नहीं है। अमेरिका ने जो है ये उठाया मुद्दा, और इसका कड़ा विरोध करता है चीन का ये कहना था। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने बहुत गलत किया है। अमेरिका खुद दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करता है, और वो सही नहीं है। अमेरिका बिना किसी बात के परेशानी पैदा कर रहा है वहाँ पर दक्षिण चीन सागर को लेकर। मनमाने ढंग से जो उन्नत यानी बेहतरीन सैन्य जहाज हैं और विमान है उसको दक्षिण चीन सागर में भेज रहा है, उकसा रहा है चीन को कि हम भी रिएक्ट करें। और जबकि अमेरिका खुद जो UNCLOS यानी समुद्री कानून का जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है उसमें शामिल नहीं होता है, और ख़ुद वो दूसरे देश पर उंगली उठाता है और जज बनता है। और ये भी कहा कि अमेरिका जो है समुद्री मुद्दों पर उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। ओके, तो इन दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ है। और एक बात तो आपको बता दूं कि चीन ने जो ये बातें कही, एक तो उसको दर्द हुआ कि दक्षिण चीन सागर पर जो कब्जा कर रहा है उस पर अमेरिका ने क्यों बोला, और तमाम देश क्यों बोल रहे हैं अमेरिका की अगुवाई में। दूसरी एक बात बिल्कुल चीन ने जो है सही बोली कि अमेरिका खुद जो है वो समुद्री कानून का जो सम्मेलन है उसमें शामिल नहीं है। मतलब ये जो मैंने बताया आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है उसको अमेरिका नहीं मानता है। कहता है नहीं, हर जगह जो समुद्र है उस पर हम जा सकते हैं और कोई भी देश जा सकता है। तो अभी पिछले महीने की बात है जब अमेरिका का जहाज, सैन्य जहाज बिना सूचना के इंडिया के पास के इलाके में घुस गया था। और फिर जब इस पर विवाद हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम तो कोई कानून मानते नहीं है समुद्र का, वो वाला जो नॉटिकल माइल वाला है, तो हमारे जहाज मुक्त तौर पर घूमते हैं, जाते हैं और वो करते हैं। ओके, अलग अलग देशों में जाते हैं और ये जताते हैं कि ये हम कहीं भी जा सकते हैं। ओके, तो ये भी मुद्दा है। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर का मामला उठ गया, वो भी भारतीय अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर करना तमाम दोस्तों को। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करेंगे तो मेरा उत्साह ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर किया, यानी किस पास पर किया, और ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर चला सकते हैं, यानी वाहन चला सकते हैं। आंसर होगा उमलिंगा ला। ओके, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त, मोटरेबल, जो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, मोटरेबल का मतलब हुआ कि बड़ी गाड़ी आप आराम से चला सकते हैं। आमतौर पे तो सड़कें होती हैं, छोटी सड़क हुई, पहाड़ों पर भी छोटी छोटी सड़क पगडंडी टाइप की हो सकती है, लेकिन अगर मोटर चलने की बात होगी, यानी
वाहन चलने की बात होगी तो सबसे ऊंची पर यही स्थित है। कहाँ पर ये LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्साई चीन के पास, तो वहाँ उसी से ये काफ़ी नज़दीक है। और इसी के साथ भारत ने बोलीविया का जो सबसे ऊंची सड़क थी 18,953 फीट का, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बेहतर अपना रिकॉर्ड बना लिया है। उमलिंगा ला लद्दाख में स्थित है, जैसे मैंने पहले बताया LAC पर है। तो ये एक्चुअल में कहाँ पर है, ये मैप देख रहे हैं आप, जो ब्लिंक कर रहा है हिस्सा वहाँ पर है उमलिंगा ला। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि दर्रे पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ऊंचाई जो इसकी वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करेंगे माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, उसके नीचे जो बेस कैंप है उससे भी ऊंचा है ये। ओके, सर्दियों में तापमान -40 डिग्री से भी कम चला जाता है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य स्थानों की तुलना में 50% कम होता है। सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किस प्रोजेक्ट के तहत ये निर्माण किया गया है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रोजेक्ट हिमांक है, नाम आप ध्यान रखना। ओके, तो इसके तहत ये निर्माण किया गया है। ईस्टर्न लद्दाख के चुमुर सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए ये सड़क अपने आप में उमलिंगा ला दर्रे से होते हुए करीब 52 किलोमीटर तक जाती है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है इंडिया के कि ये लेह से चिसुमले और डेमचौक को जोड़ने वाली एक वैकल्पिक सीधी सड़क है और वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको बेहतर करेगी। वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ख़ास तौर पर LAC के पास होने की वजह से, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास होने की वजह से वो रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। सैनिकों की जब भी ज़रूरत है तुरंत वहाँ पहुँच सकेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। तो इससे चीन पर एक प्रेशर भी रहेगा कि वो ऐसे हरकतें ना करें कि वो आगे बढ़े। ओके, तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। मुख्यालय का है न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI शॉर्ट में कहते हैं। तो उसकी पहली वुमेन डायरेक्टर कौन है? जो इस संगठन की चीफ होती हैं या चीफ होते हैं उनको डायरेक्टर कहा जाता है। तो आंसर होगा डॉक्टर धृत बनर्जी। ओके, धृत बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1916 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। किस मंत्रालय से ये संबंधित है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत है ये। टोटल देश में कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो 16। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स यानी सट्टाबाजी या दांव लगाने वाले जो गेम्स होते हैं ऑनलाइन, उन पर प्रतिबंध लगाने के तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया? आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट। ओके, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कानून रद्द किया है। दरअसल हुआ ये कि तमिलनाडु में एक कानून था, तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम, तो उसमें संशोधन किया गया था इसी साल 2021 में। तमिलनाडु गेमिंग एंड पुलिस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021, तो उसको वो चेंज किया गया था सरकार के द्वारा। और ये था कि अगर दांव लगाया जा रहा है या सट्टाबाजी है किसी गेम में, यानी रमी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम है, उन पर बैन लगा दिया गया था। तो अदालत ने ये कहा, हाई कोर्ट ने, कि ये जो किया गया है वो असंवैधानिक है, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दांव लगाने को प्रतिबंधित किया गया है। अदालत ने ये कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो आप एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए और वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल करे। ओके, दरअसल हुआ ये था कि जो ऑनलाइन गेम है जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके चक्कर में फंसकर बहुत सारे युवाओं की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कानून बनाया था, यानी कानून में चेंज किया था, बदलाव किया था। ऑनलाइन गेम जिसमें सट्टा लगाया जाता है, बाकी गेम नहीं, जिसमें सट्टा लगाया था उन्हीं को बैन किया गया था। लेकिन अब चूँकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये गलत है, आपने जो कानून बनाया उसको रद्द ही कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हो। तो तमिलनाडु की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
अच्छा, और आपको बता दूं कि तमिलनाडु से पहले आंध्र प्रदेश में भी ये प्रतिबंध लग चुका है, सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले जो भी ऑनलाइन गेम हैं उस पर। तो वहाँ अभी भी प्रतिबंध है। तमिलनाडु में चूँकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो इसलिए वहाँ अब लागू नहीं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है करंट अफेयर्स, लेकिन मैं कोशिश रहती कि पूरा एक साथ आपको कम से कम दे दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों लाइक नहीं किया है अगर इस वीडियो को ज़रूर करना। क्वेश्चन होगा, आरबीआई ने बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा की अगस्त 2021 में, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, तो ये रेपो दर जो है वो कितनी है? आंसर होगा 4%। ओके, रेपो रेट 4%, इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट 3.35% ये बरकरार रखा गया। मतलब पिछले कई मौद्रिक नीति समीक्षा जो हो रही है और उसके दौरान यही दर बरकरार है। ओके, तो रेपो रेट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज पर हमें ब्याज देना होता है। ठीक वैसे ही बैंक को भी अपने रोज के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वे अगर उसके पास कम पड़ रही है रकम तो वो आरबीआई से कर्ज लेता है, और इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से यानी जितना इंटरेस्ट पे करता है तो उसको कहते हैं रेपो रेट। तो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है जिसमें कि जब बहुत सारी रकम हो जाती है बैंक के पास, वो रखे कहाँ और कोई ग्राहक लेने को तैयार नहीं है लोन उस वक्त, या लोन बैंक दे रहा है लेकिन फिर भी बड़ी रकम बच जा रही है, तो उसको वो बैंक आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस पर आरबीआई उस बैंक को इंटरेस्ट देता है, तो वो है रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो यहाँ सवाल उठता है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में उससे क्या होता है, मतलब आम पब्लिक को क्या मतलब है? देखिए, जब भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, ताकि बैंक जो है वो ज़्यादा ब्याज के लिए कमाने के लिए अपनी रकम को आरबीआई को दे दे। तो इस तरह से क्या होता है कि बैंक के कब्जे में बाज़ार को छोड़ने के लिए रकम कम रह जाती है। तो ऐसे में बाज़ार में जो ज़्यादा नकदी से जो महंगाई बढ़ जाती है तो उसको रोकने में एक तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है उसको। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई में, तो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि अभी हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा है? मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, केंद्र सरकार ने 6 अगस्त को ये फैसला किया। मेजर ध्यानचंद, उन्होंने अपने नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाए थे, और उनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो अब खेल रत्न पुरस्कार जो है वो उसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटकर अब मेजर ध्यानचंद का नाम रख दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड खेल के क्षेत्र में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग इस पर बयान था, डिबेट भी हुआ, मुद्दा भी बना कि राजीव गांधी का नाम क्यों हटाया गया है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूरे स्टेडियम का नाम, जिसका पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया, और एक तरफ जो अवार्ड है उसको राजीव गांधी का नाम उससे हटा दिया गया। ओके, तो कई पक्ष और विपक्ष के बातें आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? संस्थान का नाम है SCTIMST। आंसर होगा केरल। केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर ये स्थापित किया गया है, और इसी संस्थान में एक नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन FH ये बायो बैंक वहाँ पर बनाया गया है उसी में। ठीक है, बायो बैंक में क्या होगा और ये हार्ट फेलियर का क्या मामला है? देखिए, हार्ट से रिलेटेड जो विफलताओं के रोगी हैं, मतलब हार्ट फेल हो गया, उसे डेथ हो गई, तो उसका रिसर्च वहाँ पर हो सकेगा।
ओके, उसके लिए अगर हार्ट के सैंपल हैं तो वो भी मंगवाए जाएंगे वहाँ पर, हार्ट फेलियर के किस वजहों से हो रही है, इसकी क्या वजह है, क्योंकि शरीर जो है उसके बारे में साइंटिस्ट लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, ताकि जो जीवन की अवधि है उसको और बढ़ाया जा सके। तो ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान जो ब्लड सीरम होता है, उत्तक, नमूने और हार्ट फेलियर के वजहों को तलाशने के लिए उसके पार्ट भी, वो सब वहाँ रखे जाएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी। ओके, तो केरल की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर कौन है? पी विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी अगस्त 2021 में दी? आंसर होगा 1023। ओके, और इनमें 1023 में 389 विशेष पोस्को अदालत भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस अदालत ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले में और सहित तमाम मामलों में कैदियों को क्षमा दान कर सकते हैं? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अनुच्छेद 161 के तहत कैदियों को क्षमा करने का राज्यपाल को सोवरेन पावर है, तो उसका पावर का यूज़ वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की सहमति से। राज्यपाल अपने दम पर ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अगर उनका अचानक मन हुआ कि फलाने को फांसी की सज़ा हुई है या फलाने को 10 साल का कारावास हुआ है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले राज्य सरकार प्रपोजल भेजेगा, तब वो ऐसा कर सकते हैं। दरअसल ये मामला थोड़ा विवादित हो गया था पिछले कुछ वक्त से, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस कौन है? NV रमन। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 अगस्त को। ओके, 6 अगस्त को मनाया जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। मतलब काला एक इतिहास है वो बम का। बात तो 1945 की है। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर निर्णायक तौर पर पहुंच गया था। मित्र देश की सेना लगभग जीत हो चुकी थी। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और मात्र जापान ही बचा हुआ था जो मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। तो जुलाई 1945 में अमेरिका के जो उस वक्त राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के विंस्टन चर्चिल, और सोवियत संघ के नेता थे जोसेफ स्टालिन, तो वो मिले और आपस में ये तय किया कि जापान पर कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे वो युद्ध को ख़त्म कर दें। तो 6 अगस्त 1945 को, ये डेट ध्यान रखना, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया। 3 दिन बाद जापान के नागासाकी शहर पर भी दूसरा परमाणु बम गिराया गया था और दोनों शहर तबाह हो गए थे। 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। जो बच गए उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। विकलांगता और बहुत सारी समस्याएं आने लगी, और दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल ये युद्ध में हुआ था। आमतौर पर परीक्षण के लिए होता है, लेकिन युद्ध में इस्तेमाल पहली बार हुआ था। ओके, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम हिटलर के लिए तो कहते हैं कि उसने मरवा दिया बहुत सारे लोगों को, जो बहुत गलत किया था। अमेरिका ने भी क्या कम किया, जो लाखों लोगों को, 2 लाख लोगों को मरवा दिया बम गिराकर, परमाणु बम गिराकर। ये बात तो होती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा तो दूसरा कोई पक्ष भी ऐसा कर सकता था जो अमेरिका पर गिरा सकता था अगर मजबूत होता तो ऐसे में कई लोग इसको सही बताने लगते हैं कि परमाणु बम गिराना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म ही नहीं हो पाता। ये सब अगर हम नैतिकता की बात करेंगे, अगर हम मानवता की बात करेंगे, तो ये सब गलत था। जितना गलत हिटलर का काम था उतना ही गलत अमेरिका का ये काम था, जिसका दंश जापान आज भी झेल रहा है।
खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और भारत सरकार इसी दिन की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य यही कि हथकरघा जो है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, बुनकरों को सम्मानित किया जाए और बुनकरों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर किया जाए। अगला क्वेश्चन, 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया 5 अगस्त 2021 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। देखिए वो 1956 और 1960 के ओलंपिक्स के दौरान भारत के गोलकीपर थे और उनको एस बाबू के नाम से भी जाना जाता था। मूलतः केरल के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के लिए भी उन्होंने खेला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 किस पहलवान ने जीता ये अवार्ड? आंसर होगा लाभांशु शर्मा। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इससे पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के कोई पहलवान उसने ये अवार्ड जीत लिया है। भारत केसरी प्रतियोगिता जो है वो तमिलनाडु में आयोजित की गई थी इसी महीने, उसमें इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आंसर होगा 23 जुलाई। 23 जुलाई को ये मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन में रेडियो को प्रसारण शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया 22 जुलाई को, तो वो किस राज्य की रहने वाली थी? सबसे उम्रदराज स्टूडेंट की बात हो रही है। आंसर होगा केरल। देखिए केरल में साक्षरता जो परीक्षा हुई, लिटरेसी टेस्ट हुआ, उसी में उत्तीर्ण होने वाली वो ऐसी महिला थी और अभी तो 107 वर्ष की उम्र थी और उनका निधन हो गया और कुछ साल पहले उन्होंने वो टेस्ट दिया था, उसमें पास हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी तारीफ भी की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? आंसर होगा प्रिया मलिक। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुआ है अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले, तो उसी में 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीत हासिल की है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने वर्ष 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितना मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया है? आंसर होगा 22,480 मेगावाट। ये जानकारी किसने दी? तो एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने लोकसभा के मानसून सत्र में जो अभी चल रहा है उसी में 2021 के मानसून सत्र में उसी में ये जानकारी दी। एक सवाल पूछा गया था तो उसी के जवाब में उन्होंने ये बातें कही हैं। अभी क्या है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता? तो वह है 6,780 मेगावाट, 6,780 मेगावाट। ओके, और देश में 22 रिएक्टर प्रचलन में है, तो इसको काफ़ी बेहतर और ज़्यादा प्रभावी जो है वो बनाने की कोशिश होगी। दोस्तों और भी क्वेश्चन है तो उसको अगले वीडियो में मैं दूंगा। ओके, देखना मत भूलना और इसका PDF भी अवेलेबल होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। आज का करंट अफेयर्स का पूरा PDF फ्री में अवेलेबल है, पूरा नोट्स है, MCQ है और हाँ बुक जो है वो जनवरी से जुलाई तक का वो अवेलेबल है अमेजन पे। बेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में वो शामिल है। पुस्तक तमाम हज़ारों लोग पसंद कर रहे हैं।